नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में संधि टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संधि संधि से संबंधित प्रश्नों को करने से पहले आपको संधि के संदर्भ में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि परिभाषा लिखकर पूछ देता है कि ये किससे संबंधित है। तो अगर पूछा जाए कि संधि क्या होती है तो याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, यानी दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि संधि विच्छेद क्या होता है तो संधि विच्छेद का मतलब है कि संधि में मूल पदों को पृथक कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग करना। क्लियर? अब यहां पर एक बात और समझिए कि आपसे पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। कई बार आपसे स्वर संधि के भी भेद पूछता है तो याद रखिएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है आयादी संधि। क्लियर? इतनी बात आप संधि के बारे में बेसिक तौर पर याद रखेंगे। आइए प्रश्नों के माध्यम से इसको और डिटेल में समझते हैं। यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है कि धारेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, जब आप धारेश का संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा धराधन ईश। क्या होगा? धराधन ईश। यानी यहां प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। धारेश का सही संधि विच्छेद होगा धराधन ईश। अब जरा यहां पर यह समझिए कि ये कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा, ये गुण संधि है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि ये गुण संधि किस आधार पर है। तो यहां पर एक रूल है कि यदि पूर्व पद के अंत में अ या आ आए और अगले पद के शुरू में छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये दोनों मिलकर ए हो जाता है। अगर आप यहां पर पहले पद को देखें तो इसमें अंतिम वर्ण जो है उसमें र में आ की मात्रा लगी है, यानी हमको आ मिल गया, और अगले पद के पहले ही वर्ण में आपको बड़ी ई मिल गया। तो रूल कहता है कि इन दोनों के संयोजन से ए हो जाएगा, यानी अब र पर ए की मात्रा हो जाएगा और श लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? धरेश। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल है? गुण संधि का। अगर यहां पर गण धन ईश को लें तो आप देख रहे हैं कि र में अ मिल गया और इधर हमको बड़ी ई मिल गया। तो रूल कहता है कि अ हो या आ, इसके साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो ये ए हो जाता है। तो आपने ड पर ए की मात्रा लगाई और श को एज इट इज लिख दिया तो क्या बन गया? गणेश। क्लियर? ये किसका एग्जांपल है? गुण संधि का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, जब आप कहते हैं सद्भावना तो सद्भावना का सही संधि विच्छेद होगा सतधन भावना। क्या होगा? सतधन भावना। यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर यह समझिए कि ये जो सद्भावना है ये कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा, ये व्यंजन संधि है। अब ये सद्भावना का जब आपने संधि विच्छेद किया सतधन भावना तो इसमें क्या रूल है? तो रूल कहता है कि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का यदि प्रथमाक्षर यानी प्रथम अक्षर हो और पद के आदि में किसी वर्ग का यानी जो दूसरा पद हो उसमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो या स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो पूर्व पद का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ण का तीसरा हो जाता है। अब देखिए, ये रूल सुनने में कितना टफ है, उसको उतना ही आसान करते हैं। ये कह रहा है कि जो पहला पद है इसका जो अंतिम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का यदि प्रथमाक्षर हो, यानी जो आपने 5 वर्ग पढ़े थे क च ट त प, उसका वो पहला अक्षर हो, यानी त पहला हो गया, ये तो सही है। और जो अगला पद है उसमें जो पहला वर्ण हो वो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा हो तो भ भी प फ ब भ, यानी यहां पर ये भी रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो त है वो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा तो त थ द। ठीक है, यानी यहां क्या बन गया? द हो गया। तो ये क्या बन गया? सद, और उसके बाद आपने भावना को एज इट इज लिख दिया तो क्या बन गया? सद्भावना। क्लियर? अब आइए जरा कुछ और एग्जांपल को देखिए। जैसे यहां पर नीचे वाक धन ईश लिखा हुआ है, आपने ये देखा कि ये क वर्ग का पहला वर्ण है तो ये आपने कहा ठीक है, और इसके साथ बड़ी ई आई है तो यहां ये लिखा है कि ये स्वर आ जाए तब भी ये जो क है ये तीसरा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो यहां पर क ख ग, यानी क की जगह पर अब क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो आपने लिखा वाग और ये बड़ी की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा गी शा, यानी क्या बन गया? वागीशा। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब आप स्वल्प का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सुधन अल्प। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। स्वल्प का सही संधि विच्छेद होगा सुधन अल्प। याद रखिएगा, ये जो स्वल्प का संधि विच्छेद हुआ है सुधन अल्प, यहां कौन सी संधि है? तो यहां पर यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। अब यण संधि का रूल क्या कहता है? यण संधि कहती है कि यदि किसी शब्द के पूर्व पद के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो या री हो और दूसरे पद के शुरू में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो छोटी ई या बड़ी ई य में बदल जाती है,
छोटा ऊ और बड़ा ऊ व में बदल जाता है और री जो है ये र में बदल जाती है। क्लियर? अब जरा यहां पर देखिए, स्वल्प के कंडीशन में आपने कहा कि यहां पर पहले पद में छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, तो हमको क्या मिल गया? छोटा ऊ। फिर दूसरे तरफ हमको पहले ही क्या मिल गया? स्वर मिल गया। तो ये लिखा है कोई भी भिन्न स्वर हो, तो यहां पर हमको अ मिल गया। तो ये कहता है कि जो छोटा ऊ है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जब छोटा ऊ हटेगा तो ये आधा सा हो जाएगा, उसके बाद आपने व लिखा और यहां से आधा ल और प एज इट इज ले लिया, तो आपका क्या बन गया? स्वल्प बन गया। क्लियर है? अब यहां पर कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सुआगत लिखा है, तो यहां पर हमको छोटा ऊ मिल गया और इस साइड में कोई भी एक स्वर, तो रूल क्या कहता है कि यहां पर छोटा ऊ जो है ये व में बदल जाएगा। तब आपने क्या लिखा? जैसे ही स से छोटा ऊ हटाया वैसे आधा स बना, फिर आपने व लिखा और यहां पर आ है तो ये वा हो जाएगा और ग अत एज इट इज ले लिया, तो ये क्या बन गया? स्वागत। क्लियर है? तो ये होता है यण संधि। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। यण संधि को पहचानने का एक ट्रिक भी है, जरा इसको भी समझिएगा। यदि आधा वर्ण के बाद य या व आए तो वहां पर यण संधि होने की संभावना होती है। क्लियर है? जैसे यहां पर देखिए आधा स के साथ व आया है। इसी तरह जब आप इत्यादि लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इत्यादि का आप करके देखिए, जैसे इत्यादि है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इति धन आदि होगा। रूल क्या कहता है? यहां हमको छोटी ही मिल गया और यहां हमको कोई और स्वर, तो ये क्या करेगा? ये य में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये क्या होगा? ई आधा त य में परिवर्तित हुआ, यहां पर आ है तो आ की मात्रा और दी लग गया, तो क्या बन गया? इत्यादि। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया, यानी आधा त के साथ आधा वर्ण के साथ य आए या आधा वर्ण के साथ व आए तो वहां पर यण संधि होने की संभावना होती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए जब आप महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि, यानी यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। महर्षि की सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा। अब ये समझते हैं कि महाधन ऋषि जो महर्षि बना है इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्लियर? और गुण संधि के बारे में अभी आपने पढ़ा है कि गुण संधि कहता है कि यदि अ या आ के बाद पूर्व पद में अ या आ हो और उसके बाद री आ जाए तो ये क्या हो जाता है? अर हो जाता है। और अभी एक रूल आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो वो ए में बदल जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आप गुण संधि के दूसरे नियम को समझ रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद री आ जाए तो ये अर में बदल जाता है। जैसे जैसे यहां पर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने लिखा है महा, तो यहां पर हा में आ की मात्रा है तो हमको पहले पद में अंतिम क्या मिला? आ मिल गया और यहां हमको री मिल गया, तो रूल कहता है ये अर में बदल जाएगा। तो आपने लिखा म ह और उसके बाद शी में ऊपर र लगा दिया, तो क्या बन गया? महर्षि। क्लियर है? इसी तरह देखिए राजा में आ मिला और इधर री, तो अर बन गया, तो आपने रा ज लिखा और जो शी है इसके ऊपर र लगा दिया, तो क्या बन गया? राजर्षि। क्लियर है? इस प्रकार आपने यहां पर गुण संधि का दूसरा रूल भी देख लिया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 लिखा हुआ है नद्यागम में कौन सा सही संधि विग्रह होगा? नद्यागम, तो याद रखिएगा इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा नदी धन आगम। नदी धन आगम, यहां पर आपका प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि ये कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा ये यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। आप यण संधि पढ़ चुके हैं। यण संधि कहती है कि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये जो छोटी ई या बड़ी ई है ये य में बदल जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ व में बदल जाएगा और री जो है ये र में बदल जाएगा। अब जरा यहाँ पर चेक करिए, आपको नदी लिखा यानी यहाँ आपको बड़ी मिली और यहाँ पर आपको आ मिल गया, तो रूल क्या कहता है? बड़ी ई जो है ये य में बदल जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन गया? न, और जैसे ही द से बड़ी हटी तो ये आधा द बन गया और उसके बाद आपने य लिखा और उसके बाद गम लिख दिया, यहाँ पर आ की मात्रा और गम। ठीक है? और आप सभी जानते हैं कि आधा द और य मिलकर द बन जाता है। ठीक है? तो ये क्या बन गया? जब आधा द और य मिलकर द बन जाता है तो ये क्या बन गया? नद्यागम। क्लियर है? आप समझ में आ गई बात? इसी तरह यहां पर प्रत्यागम और यद्यपि भी इसका उदाहरण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि मनः धन अनुकूल में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा जब मनः धन अनुकूल है तो ये क्या हो जाएगा? मनोकूल बन जाएगा। क्लियर है? रूल ये कहता है कि जब किसी भी विसर्ग के आगे अ आ जाए तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोकूल हो जाएगा। ठीक है? मनोनुकूल, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही हो जाएगा, मनोनुकूल। क्लियर है? अगला देखिए इसी तरह तपोबल है, पुरोहित है, ये सभी विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7 लिखा हुआ है इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है? देखिए यहाँ पर इत्यादि लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी आधा वर्ण के साथ य या व आए तो वहां पर यह संकेत मिलता है कि ये यण संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। क्या होगा? इति धन आदि, यानी प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए ये यण संधि का ही एग्जाम्पल है।
अब आइए इस इति धन आदि से हम चलते हैं इत्यादि बनाने के लिए। तो ये रूल क्या कहता है कि यहाँ पर छोटी ई मिल गया और इसके बाद कोई असमान स्वर मिला तो ये जो ई है ये य में बदल जाएगा। तो आपने क्या लिखा, ई आधा त और य लिख दिया, और इस साइड में आ है तो य पे आ की मात्रा हो जाएगी और दी लिख दिया जाएगा, क्या बन जाएगा, इत्यादि। क्लियर है। इसी तरह से प्रत्यक्ष, प्रत्याघात, अत्यधिक, ये सभी यण स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं, और इसमें देखिए आधा वर्ण के साथ य यहाँ पर आया है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, लिखा हुआ है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा जब आप शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद करेंगे तो शुभ धन इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुभ धन इच्छा, यानी प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी ए की मात्रा आए तो वहां पर गुण संधि होने की संभावना हो जाती है। अब जरा गुण संधि को यहाँ पर पूरा डिटेल देख लीजिए। अभी तक आपने गुण संधि के 2 रूल को देखा था, यहाँ पर आप कंप्लीट गुण संधि देख लीजिए। ये कहता है कि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि यदि अ या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो ये ओ हो जाएगा, और तीसरा रूल कहता है कि अ या आ के बाद री आए तो ये अर में परिवर्तित हो जाएगा। ये गुण संधि के 3 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और यही मैंने आपसे कहा कि एक ट्रिक भी है गुण संधि को फाइंड आउट करने की। यदि आपको शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है, और री मिलता है तो यहाँ पर आप उसको गुण संधि के रूल से जरूर चेक कर लेंगे। यदि ओ में गुण संधि नहीं होगा तो फिर वो सीधे विसर्ग में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये एक हिंट को ध्यान में रखना है। अब आइए जरा हम शुभेच्छा को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भ है यानी हमको अ मिला और इसके बाद हमको छोटी ई मिला। तो रूल क्या कहता है, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये ए में बदल जाता है, यानी अब हमको भ के ऊपर ए की मात्रा हो जाएगी। तो हमने भ के ऊपर ए की मात्रा लगाई और ये आधा च और छा वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, शुभेच्छा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि निम्न में किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आप देखिए विकल्प बी में यशः धन दा। क्लियर है, यशः धन दा, अभी हमने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, यशोदा। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर आ जाएगा। यशः धन दा जो है ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। क्लियर, आप जरा इसको समझिए कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि यदि विसर्ग के बाद अ या आए तो ये ओ में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यशोदा। इसी तरह आप देखिए तपोबल होता है, व्याकुल। अब व्याकुल, अब यहाँ पर जो और एग्जाम्पल दिया है तपोबल, तो तपोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तपह धन बल। क्लियर है, जैसे विकल्प सी में जो लिखा था ये व्याकुल का सही संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा था, लेकिन वहां पर ये गलत था। तो व्याकुल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा क्या, वी धन आकुल। क्या होगा, वी धन आकुल। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा था कि छोटी ई के साथ यदि कोई भी, छोटी या बड़ी ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहां पर वो क्या हो जाता है, य में परिवर्तित हो जाता है। यण संधि में आपने पढ़ा था, तो ये जो व्याकुल है ये उसी का एग्जाम्पल है। क्लियर, तो यहाँ पर आधा व हुआ, फिर यह आया, इधर आ की मात्रा हो, कुल व्याकुल बन गया। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि संकर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए सही हो जाएगा, संकर का सही संधि विच्छेद होगा समधन कर। क्लियर है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब इसको करते कैसे हैं, देखिए जब कभी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो आप उस अनुस्वार को हटाते हैं और उसके बाद आधा म लिख देंगे यानी श्रम हो जाएगा, और अगले पार्ट को एज इट इज लिख देंगे यानी कर, तो क्या बन गया, शंकर। इसी तरह एक एग्जाम्पल लीजिए, संसार। लिखिए संसार, ये जो संसार है जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कर देंगे, ऊपर से अनुस्वार हटाकर सम लिखा आपने और प्लस सार। क्लियर है, तो ये संसार का सही संधि विच्छेद हो गया। इसी के साथ जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें संहार, तो क्या लिखेंगे, समधन हार। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि मधुधन अरि का संधि क्या होगा। देखिए जब आप मधुधन अरि कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या रूल हो रहा है, जरा इसको बताइए, आप पढ़ चुके हैं। ये यण संधि का एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पर छोटा उ मिला और यहाँ पर असमान स्वर, तो रूल क्या कहता है कि यदि छोटा उ या बड़ा उ के साथ कोई भी असमान स्वर मिल जाए तो वो आधा व में बदल जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, म आधा ध। क्लियर है, और इसके बाद व और र पे छोटी की मात्रा, मधवरी। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है, यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जा रहा है। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर अब यण संधि बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। इसी तरह इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अनुधन नय बराबर अन्वय हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, लिखा है कि एक एक में कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो याद रखिएगा जब आप एक एक का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है एक धन एक। क्या बनता है, एक धन एक, यानी प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो एक एक है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब ये देखिए वृद्धि संधि का मतलब क्या है, देखिए गुण संधि में अभी आपने देखा था कि ए की मात्रा थी और ओ की मात्रा थी। इसी में जब एक मात्रा और बढ़ा दी जाए यानी ए और ओ की जगह पर औ की मात्रा हो जाए तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि संधि होता है। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अ या आ के बाद ए या आय आए तो वो किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है।
और दूसरा रूल कहता है अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ये औ में बदल जाता है। क्लियर है? अब आइए जरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एकाएक को ही देख लीजिए। यहां पर आपने लिखा एक धन एक, तो यहां पर आपको क में क्या मिला? अ मिला, और इधर आपको दूसरे साइड में ए मिला। तो रूल क्या कहता है? अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वो ऐ में बदल जाता है। तो आपने ऐ की मात्रा लिखनी है, तो क के ऊपर ऐ की मात्रा लगी और उसके बाद क को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? एकाएक। क्लियर है? जैसे यहां पर देखिए मतै के लिखा है, तो यहां पर मत त में आपको अ मिल गया और दूसरे पद में यहां पर ए मिला। ठीक है? तो रूल क्या कहता है कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वो किस में बदल जाता है? ऐ में बदल जाता है। तो आपने क्या किया? त पे ऐ की मात्रा लगा दी और एज इट इज बाकी पार्ट को लिख दिया, तो क्या बन गया? मतै। क्लियर है? इसी तरह आप दिनैक हो जाएगा। क्लियर है? तो वृद्धि संधि आपको यहां पर क्लियर हो गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, लिखा हुआ है सत्यार्थी में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए सत्यार्थी का मतलब क्या होता है? सत्य धन अर्थी, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 13 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सत्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा? सत्य धन अर्थी। अब देखिए मैंने आपसे कहा था एक ट्रिक के तौर पर कि यदि आधा वर्ण के साथ य या व आए तो वहां पर यण संधि होने की संभावना है, लेकिन सत्यार्थी के कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा, ये यहां पर कंडीशन बदल रही है। अब देखिए कैसे, इसमें थोड़ा सा आपको क्या अलर्ट होना होगा। जब आधा वर्ण के साथ य या व आए और उसमें कोई दीर्घ स्वर हो, जैसे आ की मात्रा लगी हो या बड़ी ई की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो, तो उसको जरा दीर्घ स्वर संधि के अकॉर्डिंग भी चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर सत्य धन अर्थी लिखा है, तो य में आपको क्या मिला? अ, और इधर भी क्या मिला? अ। तो दीर्घ संधि का रूल क्या करता है कि यदि हमको अ या आ के साथ अ या आ मिले तो वो आ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसी तरह छोटी ई या बड़ी ई के साथ जब कोई छोटी ई या बड़ी ई मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। जब छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह री के साथ है। क्लियर? तो ये यहां पर देखिए जरा और एग्जांपल, जैसे हम सत्यार्थी कर रहे हैं, जरा इसको देखिए ये कैसे आया। तो सत्य में आपको य में अ मिला और इधर भी अ मिला, तो ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो सत्यार्थी यानी सत्य, य में आपने आ की मात्रा लगाई और इधर से 3 वाला पार्ट लिख दिया, तो क्या बन गया? सत्यार्थी। क्लियर है? इसी तरह जैसे मान लीजिए कि एक नीचे एग्जाम्पल दिया है विद्यार्थी। क्लियर है? यानी विद्या धन अर्थी, तो यहां पर आपको द्या में क्या मिला? आ मिला, और यहां पर क्या मिला? अ मिला। तो आ और अ मिलकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो आपने विद्या लिखा और इधर थी वाला पार्ट आपने लिख दिया, तो क्या बन गया? विद्यार्थी। इसी तरह देखिए शिव धन आलय, तो व से आपको अ मिला और इधर आ, तो अ और आ मिलकर क्या बनेगा? आ। तो आपने व के ऊपर आ की मात्रा और ल और य लिख दिया, क्या बन गया? शिवालय बन गया। क्लियर? तो ये होता है दीर्घ संधि, यानी अ या आ के साथ अ या आ मिले तो आ, छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो बड़ा ऊ होगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, और याद रखिएगा ये जो री है ये क्या कहता है? री के बाद अगर आपको री मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? री में ही बदल जाता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मात्र, ठीक है, धन ऋण है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं ये री है और ये भी री मिल गया, तो क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे? मात्रण। क्या लिखेंगे? मात्रण। ठीक है? ये समझ, मात्रण हो गया, पितरण हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल है? दीर्घ स्वर संधि के एग्जांपल है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है? तो यहां देखिए पहला ही अभी आप पढ़े हैं कि एकाएक का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो एक धन एक होता है। क्लियर? यानी यहां पर आपका पहला ही जो ऑप्शन है वही सही नहीं है। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 14 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्या होना चाहिए? एक धन एक होना चाहिए था। ठीक है? तो ये क्या बन जाता? एकाएक, और ये किसका एग्जाम्पल होता? वृद्धि संधि का। इसी तरह री धन न रहता तो ऋण बनता, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत धन ईश होता तो क्या हो जाता? जगदीश, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण। तपह धन वन बराबर तपोवन, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल, ये पढ़ चुके हैं आप। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि निर्जल में कौन सी संधि है? तो देखिए सबसे पहले तो निर्जल को आपको संधि विच्छेद करना होगा। जब आप निर्जल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? नीह धन जल, और जब नीह हो गया यानी यहां पर विसर्ग लगा है तो यहां पर कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी निर्जल का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? नीह धन जल, यानी निर्जल। क्लियर? इसी तरह देखिए कुछ और विसर्ग संधि के उदाहरण दिए, जैसे नीह धन चय होगा तो निश्चय बनेगा। क्लियर? इसी तरह आप देखेंगे दुह धन चरित्र होगा तो दुष्चरित्र होगा। ठीक है? अब यहां पर आप देखिए ज्योति धन चक्र है तो ज्योतिष चक्र हो गया, निधन छल है तो निश्चल हो गया। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद आपको च या छ मिल रहा है तो जो विसर्ग है वो क्या है? आधा बड़ा श में तब्दील हो जा रहा है। ठीक है? तो ये रूल आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए जब आप उच्छ्वास का संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उत्धन श्वास। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? उत्धन श्वास, यानी प्रश्न संख्या 16 का यहां पर सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो उच्छ्वास है ये कैसे उत्धन श्वास बना, इसमें क्या रूल लगा, जरा इसको भी समझ लीजिए। देखिए रूल कहता है कि यदि आधा त और आधा द के बाद बड़ा श आ जाए, क्या कहता है? आधा त या आधा द के बाद
कोई बड़ा श आ जाए तो ये जो आधा त या आधा द है ये किस में तब्दील हो जाता है, ये तब्दील हो जाता है च में। क्लियर है। और ये जो बड़ा श है ये किस में तब्दील हो जाता है, ये छ में तब्दील हो जाता है। इसी तरह यहां पर देखिए, अब जरा इसको रूल को वहां लगाइए। हमने लिखा कि उत धन श्वास जो होता है ये सही संधि है, तो आपको उत मिला यानी आपको आधा त मिल गया, और दूसरे साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको श्वास में आधा बड़ा स मिल गया। तो ये जो त है ये किसमें, च में तब्दील हुआ यानी आधा च में, तो यहाँ पर आधा च लिखा आपने, और जो बड़ा श था ये छ में तब्दील हुआ तो यहाँ पर आपने छ लिख दिया, तो क्या बन गया, उच्छ्वास। क्लियर है। अब समझ में आ गई बात। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि गुण संधि के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए और जो सही हो उसको चयन करिए। तो देखिए गुण संधि आप पूरा पढ़ चुके हैं। देखिए पहला क्या करा है कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, यानी ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अ या आ के बाद ए या आय आए तो आय हो जाता है, ये गलत है। क्लियर है। ये तो क्या है, वृद्धि संधि हो गया। आय की अगर हम बात करेंगे तो ये वृद्धि संधि में चला जाएगा, तो ये गलत हो गया। हमको पूछ रहा है गुण संधि। तीसरा कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो ये ओ में बदल जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है। ये दोनों पहला और तीसरा ये गुण संधि के एग्जाम्पल हैं, यानी यहाँ पर पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। पहला और तीसरा किसी भी विकल्प में नहीं है, यानी ये डिस्प्यूटेड प्रश्न हो जाएगा। हाँ, ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है। क्लियर है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे। और देखिए ये जो गुण संधि इसमें देख रहे हैं, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर। ठीक है। तो ये जब भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर लिखा हो तो वहां पर आप जरूर गुण संधि के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लेंगे। क्लियर है। ये ट्रिक है पकड़ने की। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी देवर्षि, महर्षि, ठीक है, ये सब लिखा हो तो गुण संधि। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18 लिखा हुआ है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए सुक्ति, अब जैसे आपके पास सुक्ति आया तो आपने क्या किया, इसको पहले ब्रेक किया सुधन उक्ति में। किसमें, सुधन उक्ति में, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न बनता है कि ये इसमें कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि। कैसे, यहां पर आपको छोटा ऊ मिला, इधर भी छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। क्लियर है। तो रूल क्या कहता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो आपने क्या किया, स में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और ती को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, सुक्ति। क्लियर है। इसी तरह देखिए यहां पर भानुधन उदय लिखा है, यानी न में छोटा ऊ की मात्रा, और यहां पर भी ऊ मिला छोटा ऊ, तो न में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। इसी तरह हरि धन ईश है, यानी र में भी छोटी ई और इधर बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई, यानी हरीश हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए जैसे आपने र के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई देखी, तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर अगर ये हो तो यहाँ पर गुण संधि होगा। तो यहाँ पर एक दिमाग में आपके आ गया कि गुण संधि होगा। अब जरा इसका विच्छेद देखिए, नरेश में नर धन ईश, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प सही हो जाएगा। नर धन ईश जो है ये नरेश का सही संधि विच्छेद होगा। अब जरा रूल देख लीजिए कैसे, नर र में आपको क्या मिला, अ मिल गया, और इधर आपको बड़ी ई मिल गया। तो रूल क्या कहता है, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। तो आपने र के ऊपर ए की मात्रा लगाई और श को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, नरेश। इसी तरह परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि, सुधन ईश बराबर सुरेश हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20 लिखा तथैव में कौन सा संधि विच्छेद होगा। देखिए आपने यहाँ पर जैसे थ के ऊपर ए की मात्रा लगाई, वैसे आपने ये अनुमान लगा लिया कि ये वृद्धि संधि हो सकती है। अगर आपको ए की मात्रा हो या आपको औ की मात्रा लगी मिल जाए तो वहां पर क्या हो सकता है, वृद्धि संधि। अब जरा देखिए यहाँ पर इसका विच्छेद करिए, तो ये तथैव का विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन एव, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए जरा देखते हैं कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब जरा वृद्धि स्वर संधि का जो रूल है उसको अप्लाई करके आपको तथैव लाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तथा में आ मिल गया आपको और दूसरे साइड में आपको ए मिल गया। तो रूल क्या कहता है, अ या आ के बाद ए या आय आए तो वो किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है। तो जब ए में बदल गया तो थ के ऊपर ए की मात्रा लगाई और व को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, तथैव। क्लियर है। इसी तरह देखिए तत्र में एव है तो तत्रैव बन गया, धर्म में ऐक्य है तो धर्मैक्य हो गया, वन में औषधि है तो वन औषधि हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको अ मिला और यहाँ पर ओ मिला। तो रूल क्या कहता है, अ या आ के साथ ओ या औ आए तो वो औ में बदल जाता है, तो वन औषधि हो गया। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21 लिखा हुआ है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए जब आप अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर एक रूल देखिए जो हमने आपको ट्रिक बताया था कि यदि आधे वर्ण के साथ य या व आए तो वहां पर किस संधि होने की संभावना है, यण संधि। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि यदि य के ऊपर कोई दीर्घ स्वर लगा हो या आ लगा हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो तो जरा उसको दीर्घ स्वर संधि के अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। जब आपने अत्याचार का संधि विच्छेद किया तो क्या बनेगा, अतिधन आचार। क्या बनेगा, अतिधन आचार। प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अतिधन आचार से अत्याचार कैसे बनेगा, अब हम इसमें रूल लगाते हैं। देखिए त में हमको छोटी ई मिल गया और इधर क्या मिल रहा है, आचार में हमको आ मिल रहा है। ठीक,
तो यानी ये सीधी सीधी बात हो गई कि ये दीर्घ स्वर संधि तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां क्या होता है, छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो बड़ी ई, छोटा अ या बड़ा आ के साथ छोटा अ या बड़ा आ मिले तो बड़ा आ। लेकिन यहां पर तो आपको यण संधि का रूल मिल रहा है कि छोटी ई या बड़ी ई अगर किसी इसके साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो ये किस में बदल जाता है, आधा य में बदल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको छोटी ई हटाना है और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आपने लिखा अ, ये आधा त हो जाएगा, फिर आपने लिखा य, और इधर यह क्या आचार, तो आचार है तो य में आ की मात्रा और चार, तो क्या बन गया अत्याचार। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, यण संधि है, यण स्वर संधि है, याद रखिएगा अत्याचार में। क्लियर है? अगला देखिए, इसी तरह इत्यादि आप कर लेंगे, प्रत्युत्तर हो जाएगा, अन्वयन हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, जब आप नाविक का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा नौ धन इक। क्या बनेगा, नौ धन इक, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नौ धन इक जो है नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। अब जरा इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो देखिए, यहाँ पर अयादि संधि है। सबसे पहले तो आपको अयादि संधि का रूल समझ लेना चाहिए। अयादि संधि कहती है ए, ऐ, ओ अथवा औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। क्लियर? अब आइए जरा इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आपको ये नौ धन इक है, आपको नाविक लाना है। आपने देखा 9 पर औ की मात्रा है, ठीक है, तो औ किस और इसके बाद इक है, यानी आपको छोटी। तो यहाँ पर क्या रूल कर रहा है, रूल कर रहा है कि यदि औ के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो औ किस में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, औ जो है आव में बदल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो न के ऊपर औ की मात्रा है आव में बदलेगी, तो यानी क्या हो जाएगा, नाव। ठीक, और यहाँ पर ई है तो यानी वह पे छोटी की मात्रा हो जाएगी और क लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, नाविक। क्लियर है? यहाँ पर जरा नयन वाले एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ने धन अन होगा इसका सही संधि विच्छेद। अब जरा ने धन अन से नयन कैसे आएगा इसको देखिए। न के ऊपर किसकी मात्रा है, ए की ना, और इसके बाद अ मिल गया, तो रूल क्या कहता है, यदि ए के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो ये अय में बदल जाएगा। यानी अब हमको ए की जगह पर अय लिखना है, यानी आपने न लिखा यानी अ यह लिख दिया। क्लियर है? और उसके बाद ये जो न है उसको एज इट इज यहाँ उतार दिया, तो क्या बन गया, नयन। इसी तरह नायक को देख लीजिए जरा। यहाँ पर देखिए नायक का जो सही यहाँ पर विच्छेद होगा नय धन अक। अब इससे कैसे नायक आएगा, न के ऊपर किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा, और इसके साथ कोई भी स्वर आ जाए, यानी यहाँ पर अ आया तो ये आय में बदल जाता है। यानी अब हमको न के ऊपर आ की मात्रा लगानी है और यह लिख देना है। क्लियर है? और उसके बाद इस क को एज इट इज ले लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नायक। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा, उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन ज्वल। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प सही हो जाएगा, उत धन ज्वल सही संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल का। क्लियर है? और ये किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब ये व्यंजन संधि का यहाँ रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यदि आधा त और आधा द के बाद ज या झ आ जाए तो ये जो आधा त और आधा द है ये ज आधा ज में बदल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आपने क्या कहा था, उत धन ज्वल, यही इसका सही होगा। तो आपको आधा त के बाद आधा ज मिल गया, आधा त के बाद आपको ज मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधा ज में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, उ आधा ज, फिर ये भी आधा ज में बदल गया और व अल्लाह। ठीक है? इस प्रकार यहाँ पर उज्ज्वल बन गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल सज्जन को देख लीजिए। यहाँ पर आपको आधा त है, तो यहाँ आधा त और आधा द के बाद ज या झ मिल जाए, तो हमको ज मिल गया। तो क्या करेंगे, आधा त या आधा द को आधा ज में बदल देंगे। यानी अब यहाँ हमको आधा त को आधा ज में बदलना है, तो हमने स लिखा, आधा त को आधा ज में बदला और फिर इस वाले पार्ट को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, सज्जन। क्लियर है? इसी तरह से आप विपजाल लिख लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, जब आप दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दिक धन अंबर। क्या बनेगा, दिक धन अंबर। यानी प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, दिक धन अंबर, डी विकल्प। अब इसको रीचेक कैसे करें कि ये जो दिक धन अंबर है ये सही है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और व्यंजन संधि में यहाँ पर रूल कहता है कि यदि क च ट त प इन वर्गों का, यहाँ पर वर्णों नहीं होगा, इन वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण यानी ग ध ज झ द ध ब भ या य र ल व या कोई भी स्वर आए, ये जो क च ट त प वर्ग है वो तीसरे अक्षर में बदल जाता है। क्लियर है? जैसे दिक धन अंबर को लीजिए और आपको दिगंबर लाना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि ये क च ट त प वर्ग का हो, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, उसके साथ क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, य र ल व आ जाए या तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, तो यहाँ पर आपको स्वर मिल गया, तो ये क्या हो जाता है, तीसरे में बदल जाता है। यानी ये जो क है ये तीसरे में बदलेगा। क वर्ग का तीसरा क्या होता है, क ख ग, यानी अब आधा क की जगह पर ग हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया, ग हो गया और आधा म और बर एज इट इज लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। क्लियर? इसी तरह वागीश है।
अब देखिए वाक धन ईश बराबर वागीश कैसे बनेगा, यहाँ पर आधा क के बाद हमको स्वर मिल रहा है, तो ये रूल कहता है कि यदि पहला वर्ण हो जाए किसी भी वर्ग का और उसके साथ कोई स्वर आ जाए तो वो जो पहला वर्ण होगा वो अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी आधा क जो है आधा ग में बदलेगा और जब उस पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह सदाचार और सुबंत हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए जब आप उल्लंघन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उत्धन लंघन। क्या बनेगा, उत्धन लंघन। यानी प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन लंघन। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आधा त या आधा द के बाद ल अगर आ जाए तो ये जो आधा त और आधा द है आधा ल में बदल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमको आधा त के बाद ल मिल गया, तो ये जो आधा त है इसको आधा ल में बदल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, आधा ल में बदला और इधर का लंघन एज इट इज लिख दिया तो क्या बन गया, उल्लंघन। क्लियर। यहाँ पर भी देखिए आधा त के बाद ल मिला, तो ये जो आधा त था इसको आधा ल में बदला तो तल हो गया और लीन वाला पार्ट एज इट इज लिख दिए तो क्या बन गया, तल्लीन। इसी तरह उल्लास हो जाएगा। क्लियर। तो जो आप संधि विच्छेद कर रहे हैं अगर आप चाहें तो रूल के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करके आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने संधि विच्छेद किया है वो सही है या गलत। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26 लिखा हुआ कि यथोचित में कौन सा संधि विच्छेद है। देखिए यथोचित में था में जैसे आपने ओ की मात्रा देखी तुरंत आपको लगा कि ये गुण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। अब आपने देखिए इसका संधि विच्छेद किया यथाधन उचित। क्या किया, यथाधन उचित। अब आइए जरा यहीं पर रूल अप्लाई कर लीजिए। आपको इधर क्या मिला, थ पे आ की मात्रा ना, यानी आपको आ मिला और दूसरे साइड आपको ऊ मिला यानी कोई स्वर मिला। तो रूल क्या कहता है गुण संधि का कि यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। क्लियर है, यही कह रहा था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ पर ओ की मात्रा आपने लगा दी तो यथो हो गया और इधर वाला चित्त जो है एज इट इज ले लिया तो क्या बन गया, यथोचित। यानी प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी। क्या होगा, विद्याधन अर्थी। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। क्यों, क्योंकि देखिए विद्या में आपको आ मिला और इधर आपको अर्थी में अ मिला, तो रूल क्या कहता है अ या आ, जब अ या आ के साथ मिलता है तो क्या बनता है, आ बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विद्या हो गया और थी वाला पार्ट लिख दिया तो विद्यार्थी बन गया। यानी प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए इसी तरह सेवार्थ हो जाएगा और नैनाभिराम हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए नाविक से यूपी ट्रिपल एससी को बहुत लगाव है। देखिए नाविक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नौ धन एक। क्या हो जाएगा, नौ धन एक। तो नौ धन एक किसमें है, विकल्प सी में हो जाएगा नौ धन एक। अब ये किसका उदाहरण है, अयादि संधि का। अयादि संधि क्या कहती है, अयादि संधि कहती है कि यदि औ के साथ, ठीक है, औ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो वो किसमें बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। क्लियर है। तो इसीलिए आपने क्या किया, न पे आ की मात्रा और वह लगाई और इधर ई था तो वह पे छोटी की मात्रा क, तो नाविक हो गया। इसी तरह देखिए से धन अन है तो सयन बन रहा है, श पे ए की मात्रा तो रूल क्या कहता है ए हो और उसके साथ कोई स्वर आ जाए यानी अस्वर आ गया तो ये जो ए है किसमें बदल जाएगा, अय में। तो आपने श लिखा फिर य लिखा और न सयन हो गया। क्लियर। इसी तरह सहायक हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है कि व्यवहार में कौन सा सही संधि विच्छेद है। देखिए जब आप व्यवहार लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वी धन अवधन हार हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहार में वी धन अवधन हार हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा वी धन अवधन हार जब आप लिख रहे हैं तो इसमें क्या रूल लग रहा है इसको देख लीजिए। देखिए ये ई छोटी ई या बड़ी ई जब किसी और स्वर से मिलती है तो ये य में बदल जाती है। क्लियर, या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये य में बदल गया और ये आधा व और वह हार। ठीक है, तो ये यण संधि का एग्जाम्पल है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह यद्यपि हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा जब आप सावधान लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सधन अवधान। क्या होता है इसका संधि विच्छेद, सधन अवधान। सावधान का सही संधि विच्छेद होगा सधन अवधान। अब ये कौन सा संधि हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए स में आपको अ मिला और इधर अवधान में भी आपको अ मिला तो रूल क्या कहता है, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ। दीर्घ में हमेशा दीर्घ मात्रा लगती है तो आ हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, स पर आ की मात्रा और वह धान एज इट इज लिख दिया तो क्या बन गया, सावधान। इसी तरह आप भोजनालय कर लेंगे, अन्ना भाव और पृथ्वीश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अ मिला और आ था तो यहाँ पर क्या हो गया, आ हो गया। यहाँ पर अ था, यहाँ पर देखिए आ हो गया। यहाँ पर बड़ी ई और बड़ी ई तो बड़ी ई हो गया। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31 पूछा जा रहा है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जब आप महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प सही हो जाएगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महर्षि। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ए ओ अर, अगर ये हो तो आप सीधे सीधे उसको गुण संधि से जरूर चेक कर लेंगे। तो ये रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यदि मान लीजिए कि आपको
अ या आ के बाद, ठीक है, क्या मिल जाए, री मिल जाए, तो ये अर में बदल जाएगा। तो देखिए जब आप महर्षि कहते हैं तो महर्षि अर ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो महर्षि हो जाएगा। इसी तरह जीर्णोद्धार, महोत्सव, सुरेंद्र, ये सभी गुण संधि के एग्जाम्पल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, लिखा हुआ कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जब आप निश्चल लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, निह धन चल, ठीक है। देखिए अभी आप ये पढ़ भी चुके हैं कि यदि मान लीजिए विसर्ग के साथ च या छ आ जाए तो वो आधा बड़ा श में बदल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चल। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 32 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, निह धन चल बराबर निश्चल हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कह रहा है कि ये विसर्ग संधि, ये तो आप जान ही रहे हैं, कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये आधा श में तब्दील हो जाता है। क्लियर है, तो ये बात यहाँ पर आपने अप्लाई की, यहाँ पर विसर्ग के बाद च आ गया तो ये आधा श में बदल गया और निश्चल हो गया। ट और ठ हो तो ये षटकोण वाले स में बदल जाएगा, और यदि त और थ हो तो ये आधा स में बदल जाएगा। क्लियर है, यानी विसर्ग के बाद च आएगा तो आधा बड़ा श, यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आएगा तो आधा षटकोण वाला श, यदि विसर्ग के बाद त या थ आएगा तो आधा छोटा सा में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ विसर्ग के बाद च तो आधा बड़ा श, यहाँ विसर्ग के बाद छ तो छ आया तो इस किस में बदलेगा, च या छ रहेगा तभी आधा बड़ा श में, और यदि विसर्ग के बाद त आ गया तो त किस में, त और थ किस में बदल जाता है, छोटा सा, यानी आधा छोटा सा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, लिख रहा है कि सद्धर्म में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो सद्धर्म जब आप लिखते हैं तो क्या आता है, तो वहां पर आप देखिए सतधन धर्म आता है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 का डी विकल्प सही हो जाएगा। सद्धर्म का क्या हो जाएगा, सतधन धर्म। क्लियर, डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अगर आ जाए, या य र ल व आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो ये जो क च ट त प है इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए सतधन वाणी है, तो ये त वर्ग का पहला ही वर्ण आ गया, तो आपने त की जगह पर और आगे आपको क्या मिला, वाणी, यानी व मिल गया आपको, तो ये आपने क्या कर दिया, ये जो त है ये बदल जाएगा तीसरे में तो द हो जाएगा, तो सदवाणी हो गया। इसी तरह देखिए च है और उसके बाद आपको स्वर मिल गया, तो आप क्या करें, च छ ज, यानी तीसरे में बदल गया, यानी च की जगह पर ज हो जाएगा। क्लियर, इसी तरह अभिनधन का हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि पोधन अन में कौन सा स्वर संधि होगा। तो देखिए अभी आपने अयादि संधि को पढ़ा था। अयादि संधि क्या कहती है, अयादि संधि कहती है कि यदि मान लीजिए ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तो जो ए है वो आय में, आय जो है आय में, ओ जो है वो अव में, और औ जो है वो आव में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है ना, यानी आपको एक तरफ ओ मिल गया और दूसरे तरफ आपको स्वर मिल गया, यानी अ मिल गया। तो रूल क्या कहता है, जब ओ के साथ कोई स्वर आ जाए तो वो अव में बदल जाए, किस में बदल जाएगा, अव में। तो आप क्या करेंगे, अब प से ओ की मात्रा हटाएंगे, अब वो अ रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प, उसके बाद आपने लिखा व, और उसके बाद न को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, पवन। यानी पो धन अन बराबर क्या होगा, पवन। और ये किस संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, अयादि संधि का, और आपने इसको रीचेक भी कर लिया। यहाँ प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपने देख लिया ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो ए जो है वो अय में, ऐ जो है आय में, ओ जो है अव में, औ जो है आव में बदल जाता है। इसी तरह आप नयन कर लेंगे और पवन कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए अभी आपने इसको पढ़ा भी था इस तरह के एग्जाम्पल को, तो दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह धन तर, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 का सी विकल्प सही हो जाएगा। दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दुह धन तर। अब आपने क्या रूल पढ़ा था, आपने रूल पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आएगा तो वो आधा बड़ा श में बदलेगा, यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आएगा तो आधा षटकोण स में, और यदि विसर्ग के बाद त या थ आएगा तो वो आधा छोटा सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग के बाद त आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपने दू लिखा, विसर्ग को आधा श में बदला और क्या कर दिया, त और र को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, दुस्तर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसी तरह आप मनोयोग और निश्चिंत को भी कर लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि अभीष्ट में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अभीष्ट का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिधन ईस्ट। क्लियर है, ईस्ट, अभिधन ईस्ट। यहाँ याद रखिएगा अभी में भ में छोटी की मात्रा होगी और ईस्ट में भी छोटी की मात्रा होती है। क्लियर, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो अभीष्ट है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा। अब कैसे दीर्घ स्वर संधि हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं भ में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, यानी हमको इधर छोटी ई मिला और ईस्ट में भी छोटी ई मिला। और दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल क्या कहता है कि छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तो हम एट लास्ट क्या बदल जाता है, बड़ी ई में बदल जाता है। क्लियर है, तो आपने क्या किया, भ के ऊपर बड़ी की मात्रा और आधा श और ट को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, अभीष्ट। इसी तरह देखिए यहाँ पर महाधन आत्मा है, यानी आपको यहाँ आ मिला और यहाँ पर भी आ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ, यानी महा लिखा और इधर आधा त और माँ वाला एज इट इज लिख दिया। इसी तरह नदीश हो जाएगा और वधुत्सव हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए प्रश्न संख्या
37। क्लियर है? यहां पर क्या लिखा है, कह रहा है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, और इन पांचों संधि के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि विपथ धन जाल बराबर विपथ जाल होता है, इसमें कौन सी संधि होगी। तो देखिए इसमें सीधी सीधी बात है कि इसमें व्यंजन संधि होगी, यानी प्रश्न संख्या 38 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके संदर्भ में पूर्व में चर्चा हो भी चुकी है हम लोगों की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि संहार में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर अनुस्वार लगा हो तो उसको हटा के आधा म लगता है और उसके बाद हार वाला पोर्शन एज इट इज लिख देंगे, यानी समधन हार हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, समधन हार। इस पर भी चर्चा हो चुकी है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि महेंद्र में सही संधि विच्छेद क्या है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, हा पर एक ही मात्रा है, यानी ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, गुण संधि का। आइए करिए, महेंद्र है यानी महाधन इंद्र, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए तो वो किस में बदल जाएगा, ए में। तो यहां पर आपको आ मिला और दूसरे साइड आपको छोटी ई मिल गई तो किस में बदल जाएगा, ये ए में बदल जाएगा। क्लियर? यानी हा के ऊपर आपने ए की मात्रा लगाई और आधा न और द्र वाला हिस्सा एज इट इज लिखा, तो क्या बन गया, महेंद्र। यानी प्रश्न संख्या 40 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अगला है प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी प्रश्न संख्या 41 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। देखिए अनुनासिक यानी ये 5वां वर्ण हो जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा किसमें बदल जाता है, 5वां वर्ण, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 42 का बी विकल्प से हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक यानी पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है? जैसे क ख ग घ अंग, अंग क्या है, अनुनासिक। च छ ज झ इया, इया क्या है, अनुनासिक। ठीक है? तो ये 5वें में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 42 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वाक धन मय है, तो आपको यहाँ पर क मिला, उसके बाद आपको म मिल गया। ठीक है? प फ ब भ म, यानी ये क्या है, अनुनासिक स्वर है। ठीक है? तो ये किस में बदल जाएगा, ये जो क जिस वर्ग का है उसका 5वां वर्ण में बदल जाएगा, यानी क ख ग घ अंग। तो यहाँ पर क की जगह पर क्या हो जाएगा, अंग, यानी यहाँ पर वांगमय हो जाएगा। इसी तरह देखिए अपधनमय, तो यहाँ प है, उसके बाद क्या मिला, म क्या है, अनुनासिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प अपना अंतिम हो जाए, प फ ब भ म में, यानी यहाँ पर आधा म और फिर मय वाला पार्ट लिख दिया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि निधन कपट, इसका क्या होगा। तो याद रखिएगा निधन कपट जो है इसमें विसर्ग संधि है, वो तो सीधे सीधे आपको दिख भी रही है। प्रश्न संख्या 43 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। निधन कपट बराबर निष्कपट होता है, इस पर अभी चर्चा भी हुई है। क्लियर? क्या चर्चा हुई थी कि अगर विसर्ग के बाद क या ख आए, ठीक है, या प या फ आ जाए तो वो आधा षटकोण वाले स में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद क आ गया तो ये आधा षटकोण वाले स में बदला, यानी नी लिखा, फिर आधा षटकोण वाला स, फिर कपट को एज इट इज लिख दिया। इसी तरह देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया निधन कारण, तो जैसे आपने विसर्ग के बाद क देखा तुरंत आधा षटकोण स लगा दिया, जैसे आपने विसर्ग के बाद क लगा देखा वैसे आपने यहाँ पर आधा षटकोण स लगा दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर आप निष्कारण और दुष्कर का भी एग्जाम्पल देखेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि श्रद्धानंद में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए श्रद्धानंद का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा श्रद्धाधन आनंद। तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो यहाँ आप देखिए श्रद्धा में आ मिल रहा है और यहाँ पर भी आ मिल रहा है, यानी दोनों जगह आना, तो ये क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा श्रद्धानंद। यहाँ प्रश्न संख्या 44 का बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल में आपको अन्नाभाव, शिवालय, गिरीश, महींद्र, पितृण, ठीक है, मात्रण, ये सभी एग्जाम्पल ध्यान में रखे होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा, अनुस्वार संधि नहीं होती है, तो डी विकल्प यहाँ से होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, विद्यालय, विद्याधन आलय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ध्यान से रखिएगा, विद्यालय, विद्याधन आलय, यानी एक तरफ आपको विद्या में आ मिला और उधर भी आपको आलय में आ मिला, तो ये दोनों आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण है, विद्याधन आलय, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, यानी प्रश्न संख्या 46 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, ये किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये व्यंजन संधि नहीं, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यानी प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सदानंद लिखा है, तो सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सत धन आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत धन आनंद। ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सत धन आनंद। ठीक है, तो ये अपना तीसरे वर्ण में बदल गया, ये अभी आप कर भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे में बदला तो द आ गया, तो ये आप कर चुके हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आप वागीश और सुबंत का भी कर लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 49 पूछा जा रहा है कि पुस्तकालय में कौन सा संधि है। तो देखिए पुस्तकालय, तो इसको पहले आप संधि विच्छेद करिए। पुस्तकालय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय, तो देखिए पुस्तक धन आलय, पुस्तक क में अ मिल गया और आलय में आपको आ मिल गया। तो रूल क्या कहता है, अ या आ के बाद अ या आ आए तो वो आ में बदल जाता है। तो आपने क के ऊपर आ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया पुस्तकालय, यानी ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 49 का यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। क्लियर है, यहाँ पर अगर हम कुछ और एग्जाम्पल को देख लें तो जैसे वीर धन आंगना बराबर वीरांगना, यानी आपको यहाँ पर अ मिला, आ मिला तो क्या मिल गया, आ हो गया। यहाँ पर देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो गया। यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, यानी ये सभी किसके एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50 पूछा जा रहा है कि अभिधन उदय बराबर क्या होगा। तो ये देखिए अभिधन उदय बराबर होगा अभिउदय। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा इसमें यण संधि होगी। जरा यण संधि का रूल क्या होता है, तो रूल कहता है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ई। ठीक, और उसके बाद आपको छोटा ऊ यानी स्वर मिल रहा है। तो रूल कहता है कि छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई स्वर आ जाए तो ये आधा य में बदल जाता है। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा भ के ऊपर से छोटी की मात्रा हटाई तो ये आधा भ हो गया। उसके बाद आपने य लिखा, य के बाद यहाँ पर छोटा ऊ था तो य में छोटे ऊ की मात्रा और द और य लिख दिया तो क्या बन गया, अभ्युदय। क्लियर है, तो यण संधि के एग्जाम्पल आपने बहुत देखे हैं। इसी तरह से अन्वय लिख लेंगे, पितृनुमति लिख लेंगे। क्लियर है, यद्यपि हो जाएगा। यण संधि संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न संख्या 51 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो देखिए स्वर संधि को देखिए, यहाँ पर देखिए पहला लिखा पुस्तकालय, तो आप क्या कहते हैं, पुस्तक धन आलय। तो यानी क में अ मिला और उधर आ है तो क्या हो जाएगा, आ, यानी पुस्तकालय, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह आप गिरीश कर लेंगे, भानुदय, पितृण ये आप कर लेंगे, अभी आपने देखा भी है। अगला प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए महोत्सव है, जैसे आपने ह पर ओ की मात्रा देखी वैसे आपको ये आभास हो गया कि ये कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर है, अब देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जरा गुण जो स्वर संधि है उसके नियम के अकॉर्डिंग इसको आप जरा महोत्सव लाइए। तो जो गुण स्वर संधि है वो क्या कहती है, गुण स्वर संधि कहती है यदि अ या आ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो किस में बदल जाता है, तो वो उसको ओ में बदल देता है। क्लियर है, किस में बदल देता है, ओ में बदल देता है। जब अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ में बदल देता है। तो यहाँ देखिए आपको एक साइड आ मिला और दूसरे साइड क्या मिला, छोटा ऊ, तो रूल के अकॉर्डिंग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने ह पर ओ की मात्रा लगाई और आधा त और स व एज इट इज लिख दिया तो क्या बन गया, महोत्सव। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दीर्घ संधि का एग्जाम्पल जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखिएगा महोत्सव गुण संधि का एग्जाम्पल है। क्लियर, अगला देखिए प्रश्न संख्या 53 लिखा हुआ मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। देखिए जब आप कहते हैं मतैक्य तो आप देख रहे हैं त पे ए की मात्रा है, तो ये क्या हो सकता है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो आप जरा इसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने लिखा क्या, वृद्धि स्वर संधि, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अब आइए जरा इसको ब्रेक करके देखते हैं। देखिए जब आपने मतैक्य को ब्रेक किया तो मत धन ए के बना, यानी यहाँ पर आपको अ मिला और इधर क्या मिला, ए मिला। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है अ या आ के बाद यदि ए आ जाए तो ये ए या आई आ जाए तो ये आई में बदल जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ने त के ऊपर ए की मात्रा लगाई, आधा क और य वाला पार्ट एज इट इज लिखा तो क्या बन गया, मतैक्य। जैसे आपने एक और एक में एक एक किया था। क्लियर है, यानी यहाँ पर अ और यहाँ पर ए तो क्या हो गया, आए। ठीक है, इसी तरह आप इसको सदैव को भी, महोसद को भी और महेश्वर्य को भी कर लेंगे। गुण स्वर संधि को आपने अच्छे से किया है, यण को भी किया है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि अयादि संधि का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए एक तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कई बार पूछा जा रहा है, वही इसमें दिया है, नौ धन एक। नाविक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नौ धन एक। ठीक है, अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब औ के साथ कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ पर आपको अ मिला, इसके बाद छोटी ई थी तो आपको स्वर मिल गया, तो ये कहता है औ जो है वो आओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आओ में। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा न, उसके बाद आ की मात्रा और व लिख दिया।
और ये है छोटी की मात्रा, तो आपने व पे छोटी की मात्रा लगा दी और क लिख दिया, तो क्या बन गया? नाविक। क्लियर है? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अयादी का, यानी प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी 9 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? नाविक। इसी तरह आप अगर उत धन योग करते हैं तो उद्योग सॉरी, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तथा धन एव बराबर तथैव, ये वृद्धि स्वर संधि का, और अप धन ज बराबर अब जो हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। यहां पर देखिए व्यंजन संधि नहीं है पूछ रहा है, तो यहां पर डी विकल्प को जरा देखिए, लिखा हुआ रसायन। रसायन जो है ये व्यंजन संधि नहीं है, तो ये कौन सी संधि है? तो देखिए जब आप रसायन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? रस धन अयन। क्या बनेगा? रस धन अयन। तो रस में अ मिला और अयन में भी अ मिला, तो दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है? अ और अ मिलकर आ बनाता है, इसीलिए क्या बन गया? रसायन। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो रसायन है ये जो स्वर संधि का एग्जाम्पल है, न कि व्यंजन संधि का। और एक बात बता दें कि स्वर संधि में भी ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसी तरह आप उद्धरण में उत धन हरण कर लेंगे, तदिथ में तत धन हित कर लेंगे, वाकजाल में वाक धन जाल कर लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 56 पूछा जा रहा है कि विसर्ग संधि कौन सी है। तो देखिए निष्कर्म है, तो जब आप कहते हैं निह धन कर्म, यानी जब आप विसर्ग के बाद क लाते हैं तो वो क्या होता है? वो किस में बदल जाता है? आधा षटकोण श में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो निष्कर्म है ये किसका एग्जाम्पल है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पर विसर्ग के बाद जब आपको क मिला तो ये आधा षटकोण स में बदल जाएगा, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह आधा षटकोण स और कर्म को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? निष्कर्म। क्लियर है? अगर संयोग को पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर ऊपर अनुस्वार है, उसको आपने हटाया, सम लिखा और योग को एज इट इज लिखा, तो संयोग बन गया। तदैव ये क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, क्योंकि द पर ए की मात्रा है, तो तदा धन एव। गिरीश यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 57 पूछा जा रहा है कि भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए भूर्जा का संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्जा। क्या होगा? भूधन ऊर्जा। यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा ऊ और यहाँ पर भी बड़ा ऊ, तो लास्ट में क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। ये किसका एग्जाम्पल है? दीर्घ स्वर संधि का, तो क्या बना? भूर्जा। यानी प्रश्न संख्या 57 का सी विकल्प सही होगा और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। इसी तरह आप देख रहे हैं विद्यालय, महात्मा, हिमालय और नदीश, ये सभी दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए पयोधी का संधि विच्छेद होगा पयः धन धी, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 का ए विकल्प सही हो जाएगा। पयः धन धी जो है ये पयोधी का होगा, और ये कैसा संधि है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे अगर पूछा जाए पयोधन का, तो पयः धन धन, तपोबल का तपह धन बल। क्लियर है? पूर्व में इस पर चर्चा हो भी चुकी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59 पूछा जा रहा है कि अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए अतियुक्ति है, यानी आधा त के बाद यह आ रहा है ना, यानी यहाँ पर आप कौन सी संधि लगा देंगे? यण संधि। यानी प्रश्न संख्या 59 का सी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यदि हम अतियुक्ति का संधि विच्छेद करें तो वो अतिधन उक्ति होगा। यहाँ पर आपको छोटी ई मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको ऊ मिल रहा है। रूल ये कहता है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो वो आधा य में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपने त से छोटी ई हटाई तो ये आधा त हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखा? य लिखा। उसके बाद छोटा ऊ था तो आपने य में छोटे ऊ की मात्रा लगाई और ती वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? अतियुक्ति। क्लियर है? अगला देखिए, इसी तरह आप अत्यधिक कर लेंगे, अन्वेषण और मात्राज्ञा भी कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60 पूछा जा रहा है कि बलोचित शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बलोचित नहीं होता, बालोचित होता है। इसका सही संधि विच्छेद होगा बाल धन उचित। देखिए यहाँ विग्रह बिल्कुल सही दिया, बाल धन उचित, तो ये क्या हो जाता है? बालोचित। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 का। और यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? गुण संधि का। क्लियर? क्योंकि आपने यहाँ पर ओ की मात्रा देख ली थी। क्लियर? यहाँ पर देखिए आपको अ मिला, उसके बाद छोटा ऊ, तो रूल क्या कहता है? छोटा अ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो क्या हो जाता है? ओ में तब्दील हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया बलोचित। क्लियर? इसी तरह नवोढ़ा और महेश का भी आप देख लेंगे गुण स्वर संधि में, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है कि बड़ी ई और बड़ा आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो देखिए अभी हमने आपसे बताया था कि जब बड़ी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो य में बदल जाता है। चूंकि यहाँ पर आ है तो इसलिए ये वो आधा य जो था वो या में तब्दील हो गया। यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होगा? यण संधि का। क्लियर? यहाँ पर देखिए आपको रूल पूछना चाह रहा था कि देखिए रूल इनको पता है कि नहीं, यानी प्रश्न संख्या 61 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? बाकी और आपने सभी देखा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62 पूछा जा रहा है पितृधन अनुमति, ये क्या होगा? तो पितृधन अनुमति को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पितृनुमति। क्लियर है? पितृनुमति, यानी ये क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? 62 का क्या सही हो जाएगा? सी। और ये किसका एग्जाम्पल है? यण संधि का। यण संधि क्या कहता है? री के बाद अगर अ आ जाए तो र में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पितृनुमति। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि रत्नाकर में कौन सा संधि विच्छेद है। तो देखिए जब आप रत्नाकर कह रहे हैं तो यानी रत्न धन आकर, यानी प्रश्न संख्या 63 का यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। रत्नाकर में रत्न धन आकर हो जाएगा।
अब ये कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि। क्यों? क्योंकि रत्न से आपको अ मिला और आकर में आपको आ मिला, फिर एट लास्ट क्या हुआ? आ हुआ, तो ये क्या बन गया? रत्नाकर। क्लियर है? अगला चलिए प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? तो देखिए, आपने जैसे ही ह के ऊपर ए की मात्रा देखी, तुरंत आप समझ गए ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पर ह पे आ की मात्रा यानी आपको आ मिला और उसके बाद आपको ए मिला, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अ या आ के बाद ए या आए आए तो वो किस में बदल जाता है? आय में बदल जाता है। ठीक, तो आपने यहाँ पर ह के ऊपर ए की मात्रा लिखी और ऐश्वर्य को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? महेश्वर्य। तो यहाँ पर क्या रूल आपका सही हो जा रहा है प्रश्न संख्या 64 में? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? जो अभी हमने आपको बताया कि आ के साथ ए और ए, आ के साथ ए जुड़ा तो क्या बन गया? आय बन गया। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, इन सभी पे चर्चा हो चुकी है। ठीक है, एक एक पे चर्चा हो चुकी है, वनौषधि पर भी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि सूर्योदय में कौन सा संधि विच्छेद है? देखिए, सूर्योदय यानी सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य धन उदय। जैसे आपने य पे ओ की मात्रा देखी, तुरंत आप ये समझ गए कि यहाँ पर गुण संधि है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? आपको यहाँ पर अ मिला और दूसरे साइड में आपको उ मिला, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है अ या आ के साथ छोटा उ या बड़ा उ आए तो वो ओ में तब्दील हो जाता है। ठीक, तो आपने क्या कर दिया? आपने जो सूर्य में य था उस पर ओ की मात्रा लग दी, तो और द य को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? सूर्योदय। यानी प्रश्न संख्या 65 का ए विकल्प आपका आंसर हो गया। क्लियर है? यानी अ या आ के साथ छोटा उ या बड़ा उ आए तो वो किस में तब्दील हो जाता है? ओ में। इसी तरह आप इन एग्जाम्पल को कर लेंगे। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट, सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्योजा और पर धन उपकार बराबर परोपकार। अगला है प्रश्न संख्या 66। पूछा जा रहा है संख्या गमन का सही विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, जब आप कहते हैं संख्या गमन तो ये हो जाता है क्या? सखी धन आगमन। क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन। और आप ये देख रहे हैं आधा वर्ण के साथ यह है, यानी कौन सा संधि होगा? यण संधि। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 का ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब आइए जरा इसको रीचेक करते हैं कि ये यण संधि के रूल से संख्या गमन आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, ख पर बड़ी की मात्रा तो आपको बड़ी ई मिल गया, इधर आपको स्वर मिल गया आ, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए, अन्य स्वर, तो वो क्या हो जाता है? किस में बदल जाता है? वो य में बदल जाता है। ठीक, तो आपने क्या किया? तो यहाँ पर क्या सही हो रहा है? सखी, यानी ख से आपने बड़ी ई की मात्रा हटा दी तो ये आधा ख हो गया। उसके बाद आपने य लिखा, यहाँ पर आ है तो य पर आ की मात्रा और गमन वाले पार्ट को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? संख्या गमन। क्लियर है? तो ये इस तरह से यद्यपि, प्रत्येक, प्रवेशणा, ये सब पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में पूछा जा रहा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि आधा वर्ण के साथ वह है, तुरंत आप ये समझ गए कि ये यण संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ सही एग्जाम्पल क्या क्या होगा? सही विकल्प डी विकल्प सही हो जाएगा, अनुधन एषण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अन्वेषण। यानी प्रश्न संख्या 67 का डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। आइए रीचेक कर लेते हैं। अनु में आपको छोटा उ मिला और इधर आपको ए मिल गया, तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि यदि छोटा उ या बड़ा उ के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वो किस में बदल जाता है? तो वो व में बदल जाता है, आधा व में बदल जाता है। ठीक, तो आपने न से छोटा उ हटा दिया तो क्या बना? आधा न बन गया। फिर उसके बाद आपने व लिख दिया, इधर ए की मात्रा है तो व पर ए की मात्रा हो गई और श और ड़ वाले पार्ट को एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया? अन्वेषण। क्लियर है? इसी तरह आप अत्यधिक, मध्यावलय, संख्याचर्य, संख्या गमन, पितिच्छा, ये सभी आप कर ले जाएंगे। इनको आप करके जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? आप निश्चित रूप से इसको कर ले जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो देखिए, धातुष्मा में धातु धन ऊष्मा, अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धातु धन ऊष्मा। तो ये क्या हो जा रहा है? ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, यानी प्रश्न संख्या 68 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अब जरा इसको चेक करिए कि कैसे दीर्घ संधि हो रहा है। नहीं, हमने आपसे कहा कि धातु धन ऊष्मा में बदलेगा, तो यहाँ पर आपको छोटा उ मिला और दूसरी तरफ आपको बड़ा उ, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि छोटा उ के साथ छोटा उ या बड़ा उ आए, ठीक है, तो वो एट लास्ट क्या हो जाता है? बड़ा उ हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त पे आपको बड़े उ की मात्रा यानी धातुष्मा, यानी ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। इसी तरह आप लघुर्मी करते हैं, ठीक है, सिंघूर्मी, देख रहे हैं सब में बड़े उ की मात्रा है, और साधुर्जा या वधुत्सव, ये सभी दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि सयूर्मी में कौन सी संधि है? देखिए, जब आप कह रहे हैं सयूर्मी तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कैसे दीर्घ स्वर संधि है? क्योंकि जब आप सयूर्मी को ब्रेक करेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तो सरयू धन उर्मी आएगा। क्या आएगा? सरयू धन उर्मी। तो वहां पर आपको बड़ा उ और बड़ा उ जुड़ा तो बड़ा उ हुआ, यानी यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी 69 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? इसको जरा देख भी लीजिए, यहाँ पर देखिए सरयू धन उर्मी में ये ब्रेक हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए य में भी बड़ा उ और यहाँ बड़ा उ, तो बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा उ, क्योंकि रूल कहता है
छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो हर हालत में बड़ा ऊ होगा दीर्घ स्वर संधि में, इसीलिए यहाँ पर यह पे बड़ी ऊ की मात्रा आई है। क्लियर? तो ये सभी एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में पूछा जा रहा है कि सतशास्त्र में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए आप ये कर चुके हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतधन शास्त्र। ठीक है, अब ये कैसे बना, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सतधन शास्त्र रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि यदि आधा त के बाद बड़ा श आ जाए तो ये जो आधा त है ये च में बदल जाता है, आधा च में, और ये जो श है वो छ में बदल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने आधा त की जगह पे आधा च लिखा, ठीक, और उसके बाद बड़ा श की जगह पर छ लिख के और आ की मात्रा लगाई तो क्या होगा? सतशास्त्र। क्लियर? इसी तरह उच्छिष्ट, उच्छृंखल, उच्छ्वास, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे और इसी रूल पर कार्य करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं आधा त के बाद जैसे बड़ा श आया तो ये आधा त च में बदल गया और बड़ा श छ में बदल गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71। पूछा जा रहा है कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए उड्डयन लिख रहे हैं तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उड्डयन का सही संधि विच्छेद उत्धन डयन, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 71 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा संधि है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत्धन डयन। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आधा त या आधा द के बाद ड या ढ आ जाए तो वो जो आधा त और आधा द है वो ड में बदल जाता है। क्लियर? यानी ये जो आधा त है ये भी आधा ड में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा? उड्डयन बन जाएगा। क्लियर? इस रूल को याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि महाधन ईश में क्या होगा। तो देखिए जब आप महाधन ईश कह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आ और यहाँ पर बड़ी ई। क्लियर है? तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि। क्यों? क्योंकि गुण संधि कहती है कि अ या आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो वो किस में बदल जाती है? तो वो बदल जाती है ए में। क्लियर है? वो किस में बदल जाती है? ए में। तो आपने यहाँ क्या लगाया? ए लगाना है तो आपने क्या लिखा? म ह पर ए की मात्रा और यहाँ से श ले लिया तो क्या बन गया? महेश। यानी प्रश्न संख्या 72 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए जरा इसको डिटेल में भी देख लीजिए। महाधन ईश था तो रूल कहता है कि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये ए हो जाता है, तो आपने ह पर ए की मात्रा लगाई और श को एज इट इज ले लिया तो महेश बन गया। इसी तरह देवेंद्र, चंद्रोदय, महर्षि, ये सभी हो जाएगा। आयोग ने इसका आंसर बी माना था और उन्होंने कहा था कि ये महिष होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 73। पूछा जा रहा है कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दिग्दर्शन है, ये आधा ग है ना, यानी ये अपने मूल वर्ण का तीसरा हो गया होगा, मूल वर्ग का क वर्ग का तीसरा हुआ, यानी ये क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 73 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसको आप अभी पढ़ भी चुके हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 74। पूछा जा रहा है कि अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए अन्वीक्षण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अनुधन ईक्षण। क्लियर? और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? किसका होगा? यण संधि का। मैंने आपको बताया था आधा वर्ण के साथ य या व आए तो उसको यण संधि में जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुधन ईक्षण कहीं पर नहीं है, ये डिस्प्यूटेड प्रश्न होगा। हाँ ये डिस्प्यूटेड है, देख लीजिए अनुधन ईक्षण ये सही है। यहाँ क्या मिल रहा है? पहले पार्ट से हमको उ और दूसरे पार्ट से हमको ई मिला। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि यदि हमको छोटी ई, छोटा उ, बड़ा उ या री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ये जो छोटी ई या बड़ी ई है ये आधा य में और छोटा उ और बड़ा उ जो है ये आधा व में बदल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया? न में से आपने छोटे उ की मात्रा हटाई तो वह आधा न बन गया और उसके बाद आपने व लिखा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी तो अनवी हो गया और क्षण। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। पूछा जा रहा है कि गौ धन चरित्र में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गौश्चरित हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 75 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ रूल क्या कहता है? ये रूल कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आएगा तो जो विसर्ग है ये आधा श में, अगर ट और ठ आए तो ये षटकोण वाले स में, और अगर त और थ आए तो ये आधा स में बदल जाता है। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद च आ गया तो ये आधा बड़ा श में तब्दील हो गया तो क्या बन गया? गौश्चरित। क्लियर है? इसी तरह आप इनको भी कर लेंगे। यहाँ देखिए विसर्ग के बाद ट आ गया तो रूल क्या कहता है? विसर्ग के बाद अगर ट आएगा तो ये षटकोण वाले स में बदलेगा, तो देखिए यहाँ आधा षटकोण स है। अगर विसर्ग के बाद त आ गया, त या थ, तो ये आधा छोटा सा में बदलेगा, तो यहाँ देखिए निस्तार में आधा छोटा सा है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको कर ले जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 76। पूछा जा रहा है कि वधूर्मी में कौन सी संधि है। तो यानी वधुधन उर्मी। ठीक है, सीधे सीधे दीर्घ संधि है। क्लियर है? वधुधन उर्मी, यहाँ पर भी आपको बड़ा उ मिला और यहाँ पर भी बड़ा उ। रूल क्या कहता है? एट लास्ट बड़ा उ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 76 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह आप धर्मार्थ, वधूर्मी, नारीश्वर, इन सभी को इसी रूल पर कर ले जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 77। पूछा जा रहा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि किसके मूल भेद हैं। तो याद रखिएगा किसके भेद हैं? स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्लियर है? प्रश्न संख्या 77 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 78। यशोदा
पूछा जा चुका है प्रश्न। आपसे पूछा गया था कि यशः धन दा बराबर क्या होगा, तो यशोदा, और ये किसका एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 78 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यशोदा किसका एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का, यशः धन दा इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 79, पूछा जा रहा कि पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पावन, अब ये पहली बात बताइए कौन सी संधि है, तो ये आयादी संधि। कैसे, इसका सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प सही होगा, पौ धन अन। क्लियर है, सी विकल्प सही होगा। अब आइए इसको कैसे ये सी विकल्प सही हो रहा है, प में आपको क्या मिला, अ मिला ना, और दूसरी तरफ आपको स्वर मिल गया अ। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यदि अ के बाद अगर अ मिल गया तो ये किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आओ में। अब देखिए जैसे ही आपने प से अ की मात्रा हटाई तो ये क्या बन गया, आधा प, लेकिन ये आओ में बदल रहा है ना, ये आ व हो गया। क्लियर है, और इधर से आपने न ले लिया तो क्या बन गया, पावन। क्लियर है, इस तरह आप इसको कर ले जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 80, पूछा जा रहा है कि भूधर्व में संधि विच्छेद क्या सही होगा। तो देखिए भूधर्व है यानी भूधन उधर्व, यानी यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, और यहाँ पर सही क्या होगा, बी विकल्प सही होगा, भूधन उधर्व। क्लियर है, यानी यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ, एट लास्ट बड़ा ऊ, तो यहाँ पर देखिए भ में बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 81, पूछा जा रहा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण संबंधित अभी आपने किया था, उच्चारण में उत धन चारण, यानी प्रश्न संख्या 81 का सी विकल्प सही हो जाएगा। उच्चारण का जो विच्छेद होगा उत धन चारण। अब जैसे ये क्या रूल है, इसमें रूल कहता है कि यदि आधा त के बाद च आ जाए या छ आ जाए तो ये जो आधा त है वो आधा च हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आधा त या आधा छ के बाद च आ जाए तो ये आधा त भी आधा च हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ऊ लिखा, आधा त की जगह पर आधा च, और इधर का चारण एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, उच्चारण। क्लियर है, इसी तरह से आप इसी एग्जाम्पल का प्रयोग करके सत धन चरित्र यानी त के बाद च आ गया तो यहाँ पर आगे आपने आधा त की जगह पे आधा च लिखा तो क्या बन गया, सच्चरित। इसी तरह आप शरश्चंद्र को ले लेंगे। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 82, पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जब आप सत्याग्रह का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, सत्य धन आग्रह, ये हो चुका है। सत्य में आपको अ मिला और इधर आग्रह यानी आ मिला, तो रिजल्ट क्या होगा, आ होगा। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, सत्याग्रह में सत्य धन आग्रह, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो उसी समय आपसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि परिभाषा लिखकर ये पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो जैसे ही आपने देखा दो वर्णों के तो तुरंत आप क्या कर देंगे, संधि। क्लियर है, और समास कहता तो दो शब्दों या दो पदों के मिलने से। क्लियर है, तो इन दोनों के अंतर को आप ये ध्यान में रखेंगे। 83 का यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 84, पूछा जा रहा है कि निम्न संधि विच्छेद का संधि सही विकल्प क्या होगा। यानी अगर पूछा जा रहा है कि सुधन उक्ति को हम लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ये देख लीजिए जरा, सु से हमको छोटा ऊ मिला और इधर भी हमको छोटा ऊ, तो रूल क्या कहता है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ, यानी दीर्घ हो जाता है। तो यानी स में आप बड़े ऊ की मात्रा और ये वाला हिस्सा एज इट इज, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 84 का सी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह आप भानुदय और वधुदय कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर संधि का इसमें उदाहरण कौन सा है। बहुत अच्छा है, देखिए स्वर संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। कैसे, अन्वय जो है ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है और आप देख रहे हैं आधा वर्ण के साथ व आया है, यानी यहाँ पर यण संधि होगा। यानी प्रश्न संख्या 85 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये यण संधि का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर विच्छेद करेंगे तो अनुधन आय होगा, यानी छोटा ऊ के साथ आपको स्वर मिल गया, तो ये क्या हो जाता है, ये किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा आपका व में। क्लियर है, तो यहाँ पर व में बदल जाएगा, आधा व में, तो यहाँ पर आपने छोटे ऊ की मात्रा न से हटा दी तो आधा न बन गया, और उसके बाद आपने क्या किया, व को लिख लिया और यह एज इट इज यानी अन्वय हो गया। इसी तरह आप अन्य एग्जाम्पल को भी कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 86, पूछा जा रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। अभी आपने किया था, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पोधन अन। क्या होगा, पोधन अन, यहाँ पर पवन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 का यहाँ पर ए विकल्प आंसर हो जाएगा, पोधन अन बराबर पवन। यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है पोधन अन, तो पो से आपको क्या मिला, ओ मिला, और इधर अन से आपको अ मिला। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यदि ओ के बाद हमको कोई स्वर मिलेगा तो हम ओ को बदल देंगे अव में। किस में बदल देंगे, अव में बदल देंगे। क्लियर है, तो आपने यहाँ पर प से ओ की मात्रा हटा दी तो ये हो गया प, और फिर आपने व लिखा और न लिख दिया तो क्या बन गया, पवन। क्लियर है, इसी तरह आप नायक और सायक कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए नायक है तो न पे कैसी मात्रा है, न पे ए की मात्रा है, तो आपको एक तरफ ए मिल गया और दूसरी तरफ एक स्वर मिल गया। तो रूल क्या कहता है, यदि ए के साथ कोई स्वर मिल जाए तो ये आय में बदल जाएगा। किसमें, आय में।
तो आपने देखा न पे आ की मात्रा ना य और फिर क, तो नायक हो गया। इसी तरह आप सहायक कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 87, पूछा जा रहा है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए रूपांतरण का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो रूपांतरण का यानी यहाँ पर कौन सी संधि आपको दिख रही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि प पे आ की मात्रा है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रूप धन अंतरण। क्या होगा, रूप धन अंतरण। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 87 का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ से आपको अ मिलेगा, अंतरण से आपको अ मिलेगा और ये मिलकर क्या बना देगा, आ बना देगा और क्या बन जाएगा, रूपांतरण। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 87 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 88, पूछा जा रहा है कि दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दुराशा लिखा है, यानी इसका विच्छेद करेंगे तो दुह धन आशा। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 88 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह आप निह धन आहार का निराहार, दुह धन आशा का दुराशा, तपह धन भूमि का तपोभूमि, मनः धन योग का मनोयोग कर लेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 89, पूछा जा रहा है मनोयोग, तो मनः धन योग। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, मनः धन योग। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 89 का यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 90, पूछा जा रहा है कि पौ धन अन। अब देखिए कितना करना आपको आसान हो गया, शुरुआत में थोड़ा सा समय आपको लगा, उसके बाद आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए पौ धन अन है, ठीक, तो आपको यहाँ पर अ मिला और उसके बाद आपको अ मिला, तो ये अयादि संधि क्या कहती है, पौ के साथ यदि कोई स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आओ में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है, आओ में। तो यहाँ पर देखिए प पे आ की मात्रा और वह हो गया और न को एज इट इज ले लिया, तो इसका सही क्या हो जाएगा, पावन। ठीक। यानी प्रश्न संख्या 90 का यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि आओ के साथ जब अ आएगा तो आओ में बदल देगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 91, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। देखिए जितने भी अब आप देख रहे हैं ये सब पढ़े हुए हैं, बहुत तो रिपीटेड भी हैं। क्लियर है, तो इनका आप कई बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर उच्छ्वास लिखा हुआ है, तो उच्छ्वास का सही क्या हो जाएगा, तो उच्छ्वास को जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतधन श्वास। क्या हो जाएगा, उतधन श्वास। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उतधन श्वास। क्लियर। आपने ये पढ़ा था कि जब त या द के बाद बड़ा श आता है तो ये जो त और द है ये च में बदल जाता है और जो श है ये छ में बदल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका उच्छ्वास हुआ, यानी त जो है आधा च में और जो बड़ा श है वो छ में बदल गया, तो ये उच्छ्वास हो गया। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 92, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निह धन कलन, इसमें कौन सा संधि होगा। तो देखिए जब आप निह धन कलन कर रहे हैं तो यहाँ पर विसर्ग के बाद क आ गया ना, तो रूल क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क या ख आए या प या फ आए तो विसर्ग को हम आधा श में तब्दील कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, निष्कलन। यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी विसर्ग के बाद क या ख प या फ आए तो षटकोण वाले समय यहाँ पर निष्कलन का आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए लिखा है विसर्ग के बाद क या ख प या फ आए तो आधा षटकोण स में परिवर्तन हो जाए। इसी तरह आप निष्कपट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद क आया तो षटकोण स विसर्ग की जगह पर, तो निष्कपट हो गया। अगला प्रश्न संख्या 93, फिर पवन को पूछा, पवन है तो क्या हो जाएगा, पोधन अन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 93 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 94, पूछा जा रहा है कि सच्छास्त्र में कौन सा विच्छेद उचित है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, क्या हो जाएगा, सतधन शास्त्र। क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। त या द के बाद अगर बड़ा श आ जाए तो ये त जो है आधा च में और ये जो श है छ में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। यानी प्रश्न संख्या 94 का डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95 में पूछा जा रहा है कि वाणी धन औचित्य में कौन सा संधि होगा। तो देखिए वाणी धन औचित्य को जब आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, वाणी औचित्य। क्लियर है। अब ये होगा कैसे, यानी यहाँ पर 95 का ए विकल्प तो सही हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर यण संधि है। अब यण संधि कैसे, इसको क्लियरिफाई करिए। देखिए यहाँ पर बड़ी ई मिल रहा है आपको, क्लियर है, और यहाँ पर आपको अ मिल रहा है, यानी कोई स्वर मिल गया। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, य में। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने ड़ से बड़ी ई हटा दी, तो यानी ये क्या बन गया, वा आधा ड़ हो गया। फिर आपने क्या किया, य लिखा। क्लियर है। फिर इधर अ की मात्रा है तो आपने य में अ की मात्रा लगा दी और चित्त लिख दिया, तो क्या हो गया, वाणी और चित्त। क्लियर है। यानी ये यण संधि का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न संख्या 96, पूछा जा रहा है अन्वीक्षण में कौन सा संधि विच्छेद है। यहाँ आप देख रहे हैं आधा वर्ण के साथ य और व आता है तो वो यण संधि का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यण संधि का एग्जाम्पल है और सही क्या होगा, अनुधन ईक्षण, और ये पूछा भी जा चुका है पहले, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, अनुधन ईक्षण। अगला प्रश्न संख्या 97, पूछा जा रहा है कि सितर्तु में कौन सा संधि विच्छेद होगा, यानी शीत धन ऋतु। यानी प्रश्न संख्या 97 का यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये कौन सी संधि हो रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि सितर्तु में शीत धन ऋतु है, यानी त से हमको अ मिला और उसके बाद हमको री मिल गया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, गुण संधि होगा। ये कहता है कि यदि अ के साथ री आ गया तो ये अर में बदल जाएगा, तो ये क्या जगह सितर्तु हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 97 का सी विकल्प से होगा और ये गुण संधि। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98, पूछा जा रहा है कि निर्धन में कौन सी संधि होगी। तो देखिए जब आप निर्धन लिखते हैं तो क्या होता है, निह धन धन, यानी यहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग, यानी प्रश्न संख्या 98 में विसर्ग संधि होगी। हाँ देखिए डी विकल्प यहाँ से होगा और जो निर्धन का संधि विच्छेद है वो क्या होगा, निह धन धन। क्लियर है, अगला देखिए इस पर चर्चा हुई है। अगला प्रश्न संख्या 99, पूछा जा रहा है कि रीत्यनुसार में संधि विच्छेद क्या होगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आपको आधा त के साथ यह मिला, यानी यण संधि होगा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, रीति धन अनुसार, यानी प्रश्न संख्या 99 का ए विकल्प से हो जाएगा, रीति धन अनुसार होगा रीत्यनुसार। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 100, यद्यपि, देखिए यद्यपि भी आप कर चुके हैं, यद्यपि में क्या होगा, यदि धन अपि, क्या होगा, यदि धन अपि, तो ये यद्यपि बन जाएगा। प्रश्न संख्या 100 का यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। और कौन सी संधि होगी यद्यपि में, यदि धन अपि में, तो यण संधि होगी यहाँ पर। क्लियर है, अब आप यण संधि कई बार पढ़ भी चुके हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 101, प्रश्न संख्या 101 में पूछा जा रहा है कि तिरस्कार में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, तिरह धन कार जो है ये तिरस्कार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। जरा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कुछ अपवाद है। कैसे अपवाद, देखिए अभी आपने पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आ जाए तो ये जो विसर्ग है ये आधा षटकोण वाले स में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग जो है वो आधा छोटे स में बदलता है। किसमें, तिरस्कार में, नमस्कार में, पुरस्कार में। क्लियर है, तो इनको अपवाद स्वरूप आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 102, पूछा जा रहा है कि आच्छादित में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जब आप आच्छादित का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधन छादित, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आच्छादित में आधन छादित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और कहा गया था कि यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल यदि छ के साथ होता है तो छ के पहले च जोड़ दिया जाता है, तो यही यहाँ पर छ के पहले च जोड़ा गया। ठीक इसी तरह स्वच्छंद्र में भी होगा, परिच्छेद में भी होगा, अनुच्छेद में भी होगा और विच्छेद में भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए व में अ मिला, उसके बाद छ आया तो तुरंत आप क्या करेंगे, आधा च ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो संधि से संबंधित प्रश्न थे उनको डिटेल व्याख्या सहित आपको बताया गया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आप निरंतर जितने भी शब्द हैं उनका अभ्यास करते हुए रहेंगे ताकि आपको नियम याद रहे। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।